गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखो तीसरा चैप्टर जो है हम लोगों का 9th का फिजिक्स का, बल और गति के नियम, है ना, ख़त्म हो गया अच्छे से। थ्योरी तो सारा ख़त्म हो गया है ना। पहला चैप्टर आपका क्या था? फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट, है ना, वो भी ख़त्म हो गया था। उसके बाद फिर क्या था? मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन करके भी टॉपिक सब था उसमें, वो भी ख़त्म हो गया। उसके बाद अभी जो टॉपिक है, अभी जो चैप्टर था फोर्स एंड द लॉज ऑफ मोशन, उसका भी थियोरी ख़त्म हो गया। अब शायद 2 या 3 चैप्टर बचा हुआ है फिजिक्स में, है ना। ठीक है, बाकी इसमें कुछ क्वेश्चंस आज करेंगे। वो क्वेश्चन कहाँ से होगा? तो NCERT का ही एक बहुत ही अच्छा बुक आता है, एग्जाम्पलर फिजिक्स करके। ऐसे एग्जाम्पलर साइंस आता है क्लास 9th में, एग्जाम्पलर साइंस। ऑनलाइन तुम डाउनलोड करना चाहोगे, डाउनलोड हो जाएगा, वैसे ज़रूरी नहीं है। मैंने लगभग क्वेश्चन आपको यहाँ पर दे रखा है, तो आप यहाँ से भी अगर ठीक से कर लेते हैं ना तो कोई और दिक्कत नहीं बचता है, ठीक है ना। तो देखो ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, आप जैसे चाहें अच्छे से, ठीक है, आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप काम कर सकते हैं। देखिए, सरल रेखीय पथ के अनुदिश त्वरित गति से गतिमान किसी पिंड के लिए नीचे दिए गए कथनों में कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है पूछ रहा है तुमसे, सही है नहीं पूछ रहा है, ठीक है ना। तो देखो सबसे बड़ी बात इसमें क्या कहा गया है? रेखीय है। गति कैसा है? रेखीय है, एक सरल रेखा पर है, वो कहीं भी टर्न नहीं ले रहा है ना। और क्या बोल रहा है? त्वरित है, एक समान गति नहीं बोला है, त्वरित गति बोला है। त्वरित मतलब का क्या हो गया? यानी कि उसका स्पीड चेंज होता रहता है ना। हाँ, जनरली ऐसा होता है कि त्वरित का मतलब हम लोग यही समझ के चलते हैं कि वेग बढ़ रहा है, ठीक है ना। और अगर वेग घट रहा है तो उसको हम लोग मंदन कहते हैं। लेकिन आप याद रखना कि त्वरित का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि वेग बढ़ रहा है। फिजिक्स की भाषा में त्वरित का मतलब वेग घटने को भी त्वरित कहा जा सकता है, क्योंकि उसको तब निगेटिव एक्सेलरेशन कहा जाएगा, है ना, रिटार्डेशन कहा जाएगा, चलेगा वो भी। आपको सिर्फ इतना पता रहना चाहिए कि वेग उसका बदल रहा है हर समय, है ना। तो फिर क्या कह रहा है? इसकी चाल परिवर्तित होती रहती है, ये तो सही बात हो गया ना। त्वरित गति का मतलब ही है चाल परिवर्तन, कोई दिक्कत? इसका वेग सदैव परिवर्तित होता है, बिल्कुल सही बात है। भले ही सरल रेखा पर है, लेकिन अगर उसका वेग का भी मान बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ रहा है या घट रहा है, तो भी कहा जाएगा कि उसका वेग परिवर्तित हो रहा है ना। देखो टर्न ले एक समान वेग में तो भी उसको त्वरण कहते हैं, लेकिन अगर वेग ही बढ़ा रहा है वो, तो उसको तो त्वरण कहेंगे ही ना। तो यहाँ पर टर्न नहीं ले रहा है, लेकिन वेग तो उसका हर समय बढ़ रहा है, एक्सीलेटर पे हाथ है, बढ़ते ही जा रहा है स्पीड। यह सदैव पृथ्वी से दूर जाता है, इस पर सदैव एक बल कार्य करता है। सी को थोड़ा देर के लिए छोड़ दो, डी नंबर देखो क्या है, इस पर सदैव एक बल कार्य करता है। तो ये तो तुमको पता ही होना चाहिए न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि एक्सीलरेशन तभी जीरो होगा जब फोर्स जीरो होगा, ठीक है। अगर एक्सीलरेशन कुछ है, अगर एक्सीलरेशन कुछ भी है, एनीथिंग, तो फोर्स भी आपका कुछ ना कुछ तो होगा ही। समझ में आई बात? बिना फोर्स के एक्सेलरेशन हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए अगर लिख दिया कि इस पर सदैव एक बल कार्य कर रहा है, बिल्कुल सही बात है, बल तो कार्य कर ही रहा है। लेकिन एक बात जो इसमें है कि यह सदैव पृथ्वी से दूर जाता है, ये बात समझ से परे है। क्योंकि ये तो मान लो कि सरल रेखा पृथ्वी के एक सड़क पे चल रहा है, मान लो, तो इसको क्या मतलब है? पृथ्वी से तो हर समय वो सेम दूरी पे है ना। पृथ्वी गोल है,
उस पर कोई एक सड़क है, तो पृथ्वी का केंद्र से तो ये भी उतने दूरी पर है, ये भी उतने दूरी पर है, तो यहाँ से यहाँ ये चल के आता है कोई आदमी, तो क्या फर्क पड़ जाता है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पृथ्वी से दूरी इसकी समान रहती है ना। अब ऐसे देखो, ये पृथ्वी के केंद्र से हमने कह दिया, पृथ्वी के सतह से तो एकदम समान दूरी पर है, कोई दिक्कत है? तो ये वाली जो बात है ना, ये गलत हो गया। हाँ, क्योंकि ये सरल रेखा लिखा था, यहाँ पे सरल पथ लिखा था, सरल रेखीय पथ। ये थोड़ी लिखा था कि ऊपर से नीचे गिर रहा है या नीचे से ऊपर जा रहा, रॉकेट की तरह। रॉकेट जैसे मान लो सरल रेखीय पथ पे ऊपर जाए, हर समय उसका वेग भी बढ़ेगा, मतलब त्वरण में रहेगा, तो सरल रेखीय गति भी हो जाएगा और वो पृथ्वी से दूर भी जा रहा होगा। लेकिन वो बात कहना पड़ेगा ना, नहीं आई बात समझ? रॉकेट का गति सरल रेखीय है अगर पृथ्वी से ऊपर जाने का, ये बात बताएगा तब ना, बताया तो है नहीं। आई बात समझ में? बताया नहीं है, सरल रेखीय पथ बोला है, तो उसको तुम धरती के पैरेलल ही कंसीडर करके चलेंगे, उसी हिसाब से सवाल बनेगा। उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत है इसमें? ठीक, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 2 नंबर। गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया एवं प्रतिक्रिया सदैव ही वस्तु पर लगती है, सदैव एक ही वस्तु पर लगती है। पहला ऑप्शन है, क्रिया एवं प्रतिक्रिया सदैव एक ही वस्तु पर लगती है। गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया एवं प्रतिक्रिया सदैव एक ही वस्तु पर लगती है। सही बात है? नहीं, क्योंकि हम तुमको बताए थे कि न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार अगर दो बॉडी एक दूसरे पर, दो बॉडी में से कोई भी एक बॉडी अगर इस पर फोर्स लगाएगा, तो ऐसा संभव ही नहीं है कि सिर्फ ए बॉडी बी के ऊपर में फोर्स लगाए, उसका प्रतिक्रिया तुरंत दिखेगा ए को कि ए के भी ऊपर विपरीत फोर्स लगेगा। अगर ये इस पर F1 लगा रहा है, ये इस पर F2 लगा रहा है, तो F1 बराबर -F2 होगा, उसमें कोई शक की बात है ही नहीं। ये बात समझ में? तो न्यूटन्स थर्ड लॉ हमेशा ये कहता है कि फोर्स हमेशा पेयर में लगता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल रॉकेट जो ऊपर जाता है, अभी हाल ही में चंद्रयान 3 गया है, तो तुम लोग भी रॉकेट के बारे में खूब जाना होगा। रॉकेट जो ऊपर जाता है तो उसमें हमेशा क्या होता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ एक्शन के कारण वो काम करता है। एक बल जो रॉकेट का निचला हिस्सा है वो ब्लास्ट होकर के नीचे की तरफ फोर्स लगाता है, तो रॉकेट का बाकी हिस्सा क्या होता है, ऑटोमेटिक उसके विपरीत, रॉकेट का कुछ हिस्सा ब्लास्ट होकर के नीचे की तरफ फोर्स लगाता है। तो हमने क्या कहा, अगर एक यूनिट यानी कि दो बॉडी है, मान लो रॉकेट का बाकी भाग को अलग कर दो, नीचे जो ब्लास्ट होकर नीचे गिरा वो एक अलग यूनिट है, ऊपर में रॉकेट का अलग यूनिट है। तो ये अगर इधर फोर्स लगा रहा है तो फिर दूसरा बॉडी क्या करेगा, ये ऊपर की तरफ विपरीत फोर्स, ये अगर F1 लगाएगा, ये अगर F2 लगाएगा, तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि F1 बराबर -F2। ठीक है ना, और इसी कारण ये ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाता है, चले जाता है अंतरिक्ष में। यही बात तो तुमको शुरू से बताया गया है। हालांकि यहाँ मोमेंटम कंजर्वेशन का प्रिंसिपल यूज होता है, तो मोमेंटम कंजर्वेशन का प्रिंसिपल भी अपने आप में न्यूटन के गति के तीसरे नियम का एक प्रमाण है। यही बात समझ। तो एक वस्तु पर तो नहीं लगता, पहली बात। दूसरी बात, सदैव दो भिन्न वस्तुओं पर विपरीत दिशाओं में कार्य करती है। इसको थोड़ा सा रख लेते हैं सोचने के लिए, अभी इसमें सही गलत नहीं करते हैं, थोड़ा और दो ऑप्शन को देख लेते हैं कि परिमाण एवं दिशाएं समान होती है। देखो परिमाण तो समान होता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि F1 बराबर F2 तो होता है, लेकिन माइनस में होता है, मतलब एक का दिशा इधर होगा तो दूसरे का दिशा इधर होगा, इसलिए दिशाएं समान होती है। ये बात एकदम गलत है। किसी भी एक वस्तु पर दूसरे का अभिलंबवत कार्य करती है, तो किसी भी एक वस्तु पर एक दूसरे के
अभिलंबवत कार्य करती है। ये जरूरी नहीं है बाबू कि अभिलंबवत ही कार्य करे, ये जरूरी नहीं है, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात। सिंपल सी बात होती है कि जिस डायरेक्शन में ये इस पर लगाएगा उसी डायरेक्शन में ये इसको अपोज करेगा। जरूरी है ही नहीं कि अभिलंबवत ही करे, ठीक है। अगर मान लो कि कोई इस तरह का है बॉडी, इसको आप यहाँ पर से हाथ लेकर के फोर्स लगा रहे हैं, तो ये भी आपके हाथ के ऊपर ऑपोजिट फोर्स लगाएगा। आप इस पर ऐसे लगा रहे हैं तो यहाँ विलंबवत तो नहीं हुआ। बात आई समझ में। तो वही बोले कि इसमें कुछ वैसा फिक्स नहीं है। तो सिंपल सी बात है, ये जो बी ऑप्शन है सदैव दो भिन्न वस्तुओं पर विपरीत दिशाओं में कार्य करती है, ये सही रहेगा आपका। कोई दिक्कत। चौथा, फुटबॉल के खेल में कोई गोल रक्षक गोल पर तीव्र गति से आती बॉल को पकड़ने के पश्चात अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। ऐसा करके गोल रक्षक बॉल पर अधिक बल लगा पाता है, बॉल द्वारा हाथों पर लगाए गए बल को कम करता है, संवेग परिवर्तन की दर में वृद्धि कर पाता है, संवेग परिवर्तन की दर में कमी कर पाता है। A goalkeeper in a game of football pulls his hand backwards after holding the ball shot at the goal. This enables the goalkeeper to exert larger force on the ball. B. Reduce the force exerted by the ball on hands. C. Increase the rate of change of momentum. D. Decrease the rate of change of momentum. So, इसका B ऑप्शन ही सही होगा, ठीक है ना। क्योंकि आवेग लिखा रहता तो आवेग का बात यहाँ पर आपको समझ में आता, यहाँ आवेग नहीं है संवेग है, ठीक है। तो बेसिक बात यहाँ पर होगा, बॉल द्वारा हाथों पर लगे गए बल को कम कर पाता है। वो अपना हाथ को तो इसीलिए नहीं खींचता है। संवेग परिवर्तन की दर में कमी कर पाता है। हालांकि देखो बात कुछ हद तक तो सही है कि बॉल का जो संवेग है, संवेग परिवर्तन का दर को क्या कहा जाता है, फोर्स कहा जाता है ना। तो बॉल जिस मोमेंटम डिफरेंस से हाथ में आके टकराएगा, ठीक है, उतना ही हाथ में चोट महसूस होगा। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से डी ऑप्शन नहीं देना था। फिर भी जब बॉल पे कोई फोर्स लगता है ना, जब मूविंग बॉडी पर कोई फोर्स लगा के आप रोकते हैं ना, तो वहाँ पर बात आवेग का होता है। याद करो, फोर्स इनटू टाइम, है ना। तो यहाँ आवेग नहीं लिखा हुआ है, इसलिए हम लोग बी पे लगाए हैं। लेकिन अगर मान लो बी भी नहीं होता ऑप्शन, तो जरूर डी पर आंसर लगाते। लेकिन हम लोग यहाँ ये देख रहे हैं कि आखिर वो अपना हाथ को पीछे क्यों खींचा, उसको चोट ना लगे, इसीलिए। तो सीधा सा बात है, हाथों पर लगाए गए बल को कम कर पाता है। क्यों? क्योंकि इम्पल्स बराबर पढ़ा है आपको कि फोर्स गुना टाइम, है ना। तो इम्पल्स तो फिक्स है। अगर मान लो इम्पल्स तय है कि अगर बॉडी मेरा 50 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से आ रहा था और उसको 0 पर आने में टोटल इम्पल्स यहाँ पर अगर हुआ, टोटल इम्पल्स का मान लो आता है 500 kg मीटर पर सेकेंड। टोटल इम्पल्स अगर 500 kg मीटर पर सेकेंड है, तो फिर 500 kg मीटर पर सेकेंड बराबर, अगर मान लो कि, अब देखो समझो बात को, इम्पल्स जो है आपका वो 500 kg मीटर पर सेकेंड फिक्स है, ठीक है ना। अब आप अगर 1 सेकेंड में बॉल को रोकते हैं, मतलब लिए खट से रोक दिए,
लिए एकदम खट से रोक दिए बॉल को, जरा सा भी पीछे नहीं किए हाथ को, तो फिर आपको फोर्स कितना सहना पड़ेगा? आपको 500 न्यूटन सहना पड़ेगा, नहीं? तब ना 500 न्यूटन गुना सेकंड 500 केजी मीटर पर सेकंड होगा। अगर मान लो कि आप 2 सेकंड तक खींच लेते हैं बॉल को, मतलब बॉल को रोकते रोकते 2 सेकंड का टाइम लगा देते हैं, तो आपको फोर्स कितना महसूस होगा हाथ में? 250, क्योंकि 250 गुना 2 तब 500 आएगा। 500 हर हाल में आना है। आई बात समझ? अगर मान लो तुम 3 सेकंड कर लिया, 3 सेकंड करेंगे तो फिर थोड़ा दिक्कत होगा, इसलिए 4 सेकंड करते हैं, अच्छा रहेगा। 4 सेकंड तक अगर मान लो कि बॉल को, हाथ को ऐसा खींचा है कि 4 सेकंड तक तुम अपने बॉल के साथ हाथ का इंटरेक्शन किया है, तब बॉल को रुकने दिया, तो फिर क्या हो जाएगा? 125। अगर मान लो तुम 10 सेकंड तक रोकने का क्षमता रखते हो, हालांकि ऐसा संभव नहीं है कि 10 सेकंड तक तुम कैच लोगे, फिर भी बहुत को, जैसे देखते थे मोहम्मद कैफ थे एक फील्डर बहुत अच्छे, अभी भी हैं, तो वहाँ कैच लेते थे तो एकदम यहाँ तक खींच के लेते आते थे। ऐसे धोनी का भी देखते थे ये स्टाइल, जो बॉल आता था तो वो जो कैच लेता था, तो हाथ में ग्लव्स होता था, फिर भी 10 सेकंड अगर लगाओगे तो 50 न्यूटन का फोर्स लगेगा। अब मान लो किसी के पास क्षमता है कि वो 5 सेकंड तक रोक सकता है, तो 100 न्यूटन का ही चोट खाएगा। और जो एक ही सेकंड में लेना चाहेगा वो तो 500 न्यूटन का चोट खाएगा, पता है वो कैच ही नहीं ले पाएगा, क्योंकि इतना फोर्स के साथ टकराएगा कि फिर वो बाउंस करेगा। जैसे जो बॉल जमीन पे जितना जोर से टकराता है उतना ज़्यादा तेज बाउंस मारता है, तो उतना तेज आप पकड़ के ही नहीं रख पाइएगा, आपको उंगली खोल के निकल जाएगा वो बॉल। इसलिए पीछे खींचना जरूरी होता है, ठीक है ना। चोट सिर्फ लगने की बात है तो लोग चोट खा ले देश के लिए, लेकिन वहाँ पे हारने का भी ना संभावना है। आई बात समझ में? जितना तेज आके चोट लगेगा उतना बाउंस करने का उसका चांस होता है। दैट्स व्हाई नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पिंड का जड़त्व ये अपने से बना होता है। इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू काउज द ऑब्जेक्ट टू इंक्रीज इट्स स्पीड, टू डिक्रीज इट्स स्पीड, टू रेसिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, टू डिसलरेट ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक है, आगे बढ़ो। कोई यात्री किसी गतिमान रेलगाड़ी में एक सिक्का उछालता है जो उसके पीछे गिरता है, इसका यह अर्थ है कि रेलगाड़ी की गति यदि कोई यात्री किसी गतिमान रेलगाड़ी में एक सिक्का उछालता है जो उसके पीछे गिरता है, इसका यह अर्थ है कि रेलगाड़ी की गति त्वरित है, एक समान है, अवमंदित है, वृत्ताकार पथ के अनुदिश है। तो इसका क्या होगा? देखो, अवमंदित यानी कि डिसेलरेट कर रहा है, यानी कि रेलगाड़ी अब मंदन में है, रिटार्डेशन में है, ठीक है ना। तो सोचो, थोड़ा सा सोच के बताओ, टाइम लो, कोई दिक्कत नहीं है, अपना ही टाइम है, आज तो ऐसे भी छुट्टी है। हाँ हाँ बोलिए। थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो काम बन सकता है।
क्या बोले हो? अरे किस आधार पे बोल दिए ऐसा? फिर ये भी हो सकता वाला बात नहीं बोलो। ये है, ठीक है, तुम्हारा बात मान लिया, ये है, क्यों है ये, यही तो तुमसे पूछे है ना। देखो, अब जब तुम लोग इस तरह से हार माने हो तो हम बुक में चेक कर रहे थे, इसमें दोनों ऑप्शन सही है, ठीक है, बी और डी दोनों सही है। हालांकि हमने कहा भी था कि अगर ये ना रहता तो ये ही करते, ठीक, लेकिन दोनों को टिक करना है। हमने ये सोच लिया था कि कहीं एक ही को करने का रूल हो। तो चलो देखो यहाँ क्या मामला है, देखो अच्छे से देखना। ये आपका पटरी है, उसके ऊपर रेलगाड़ी का एक डब्बा के ऊपर में बात करते हैं। एक डब्बा है, इस सीट पे एक आदमी बैठा हुआ है, ठीक है ना। ये एक बॉल उछाला, ठीक है, ये एक बॉल को उछाला। उछालते ही वही देखता है, ट्रेन जैसे ही आगे बढ़ा वो पाता है कि बॉल इधर गिरा, इस तरफ गिरा, उसके पीछे जाकर गिरा, ठीक है। यानी कुल मिला के बॉल का डायरेक्शन मूवमेंट का ऐसा रहा, बॉल इस तरह से ऊपर उसने उछाला, वो पीछे आके गिरा, ठीक है ना। तो कंसेप्ट यहाँ ये है कि ये तो वो आदमी अपने हिसाब से देख रहा है कि मेरे पीछे आके गिरा, असल में तो बॉल जो है, बॉल वो आगे आके गिर रहा है। समझो बात को, ये इस आदमी के रेस्पेक्ट में, ये आदमी को दिख रहा है कि ये बॉल ऐसे आके गिरा है, ठीक है। बॉल कैसे गिरा है दिखा देते हैं। बॉल यहां से उछला, थोड़ा सा आगे जाकर के ऐसे गिरा, लेकिन हुआ यूं कि बॉल जब थोड़ा सा ऊपर गया था ना, उसी समय ट्रेन एक्सीलरेटर में था, तो ट्रेन फास्ट होकर के आगे निकल गया। तो आदमी तो यहाँ बैठा हुआ था उस समय, जिस समय कि ये उछाल करके ऊपर भेजा था, लेकिन जब तक ये ऊपर से नीचे आता तब तक में ये आदमी बॉल से बहुत आगे निकल गया। तो बॉल अपने आगे ही आगे गिरा, लेकिन ये आदमी तब तक में पीछे बहुत आगे निकल गया। तो इसको लग रहा है कि हम फेंके ऊपर, मेरे पीछे चला गया, जबकि ये बॉल के आगे चला गया है। अगर ट्रेन का यूनिफॉर्म स्पीड होता, अगर एक समान गति होता, तो फिर बॉल को वो उछालता, बॉल जितना आगे जाता उतना ही आगे ये आदमी भी जाता। समझ में आ रही है बात? बॉल आगे जाता, ट्रेन पे बैठा हुआ कोई, अगर ट्रेन मान लो कि 50 किलोमीटर पर आवर का एक समान स्पीड से चल रहा है, ध्यान से सुनना, अगर एक समान स्पीड से चल रहा है और आदमी बैठा हुआ है, तो बॉल को उछालेगा, उछाल करके फिर बॉल को कैच ले लेगा,
बॉल को उछालेगा, बॉल को कैच ले लेगा, बॉल को उछालेगा, बॉल को कैच ले लेगा। उसको लगेगा कि बॉल ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, यही लगेगा उसको। जबकि ट्रेन के बाहर कोई मुन्नू खड़ा है अगर, उसको पता चल जाएगा कि ये क्या हो रहा है। उसको वो देखेगा कि अरे ट्रेन आगे जा रहा है, 50 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रहा है, मतलब कुछ तो स्पीड है। तो वो जो बॉल को फेंक रहा है हवा में, तब तक में तो ट्रेन आगे बढ़ता है ना, तो बॉल फिर यहाँ आकर के तब वो कैच लेता है। ये एक समान गति की बात कर रहे हैं हम, लेकिन चूंकि उसके साथ साथ वो आदमी भी उसी स्पीड से आगे जाता है, ठीक है, बॉल भी उसी हिसाब से आगे जाता है, तो इसलिए उसको लगता है कि नहीं नहीं बॉल तो ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है। उसको एकदम यही लगेगा कि बॉल ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, क्योंकि जिस स्पीड में बॉल आगे जा रहा है उसी स्पीड में आदमी भी आगे जा रहा है। ये तब होता है जब जब ट्रेन का डिब्बा का स्पीड एकदम उसके बराबर हो। लेकिन अगर एक्सीलरेटर दिया जा रहा है, तो यही समझ लो, एक्सीलरेटर अगर दिया जा रहा है तो जिस समय वो आदमी फेंका उस समय बॉल, अगर मान लो ट्रेन उस समय 50 के स्पीड में है, तो बॉल भी 50 के स्पीड के हिसाब से ऊपर गया, कि 50 के स्पीड से ऊपर हिसाब से ऊपर जाते हैं फिर नीचे गिरेंगे, ठीक है ना। लेकिन तब तक में ट्रेन का स्पीड अगर 70 हो जाए तो बॉल क्या करे, बॉल से तो कांटेक्ट उसी समय हाथ से छूटा है जिसमें ट्रेन 50 पे था। ट्रेन अचानक से 70 का स्पीड में आ गया तो वो आदमी तो तब तक में आगे निकल जाएगा ना, जब तक में बॉल फिर नीचे आएगा। इसलिए वो आदमी को फील होता है कि बॉल मेरे पीछे गिर गया। आई बात समझ में? तो यही बात है। तो ये होगा इसका कि त्वरित है। हम क्या बोले कि तुमको लगा, लेकिन फिजिक्स सिर्फ आंसर मिला लेने का नाम नहीं है। फिजिक्स का नाम है कि आप जब तक फील नहीं किए इसको, अभी भी, चलो हम तुमको अभी भी पूछते हैं कैसे लग गया फोर्स। मान लो ट्रेन एक समान गति में जा रहा है, आदमी तो ऐसे फेंका था, फिर बॉल क्यों ऐसे गति करेगा? वो तो ऐसे फेंका तो ऊपर जाना चाहिए, तब तक में आदमी आगे जाए तो मुंह से टकरा जाता बॉल या पीछे गिर जाता। क्यों वो चले गया एकदम? अगर मान लो कि कोई आदमी एक समान गति से भी चल रहा है, ट्रेन, आदमी ऐसे फेंकता है कैच ले लेता है, फेंकता है कैच ले लेता है, कैसे ऐसा हो जाता है? हाँ, तो ट्रेन का गति ट्रेन के पास है, आदमी से ट्रेन का क्या लेना देना? आदमी तो ऐसे फेंका है, तो उसका उत्तर मिलेगा 11th में, इसीलिए अभी नहीं बोल रहे हैं। वहां पे फोर्स का कंपोनेंट की बात आएगी, और कंपोनेंट की जब बात आएगी तो हमेशा बल के ऊपर 2 कंपोनेंट लगता है। अगर मान लो कोई भी बल ऐसे गति कर रहा है ना, तो उसके ऊपर 2 कंपोनेंट लगता है, एक हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज, एक वर्टिकल यानी कि ऊर्ध्वाधर। तो क्षैतिज बल हमेशा ट्रेन के स्पीड से ही उसको मिल जाता है, क्योंकि ट्रेन उस डायरेक्शन में जा रहा है तो ऑटोमेटिक वो गति बॉल को मिल चुका है। आदमी अगर सीधा भी फेंकेगा ना तो बॉल लेकिन इसी डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रहा था। तो ये सब 11th में पढ़ोगे, इसलिए अभी हम उसका पिटारा ही नहीं खोल रहे थे। और ये धोखे में भी मत रहना कि तुम सब कुछ जान गए हो। फिलहाल इतने जानो कि एक्सेलरेशन में था इसलिए बॉल पीछे गिर गया, डिसेलरेशन में होता तो बॉल आगे ही गिर जाता। ठीक है, अब देखो आगे अगला क्वेश्चन क्या है भाई? दो केजी द्रव्यमान का कोई पिंड किसी घर्षणहीन क्षैतिज मेज पर 4 मीटर प्रति सेकंड के नियत वेग से फिसल रहा है। इस वस्तु की इसी वेग में गति बनाए रखने के लिए आवश्यक बल है। An object of mass 2 kg is sliding with a constant velocity of 4 meter per second on a frictionless horizontal table. The force required to keep the object moving with the same velocity is, ठीक है। देखो, सबसे पहली बात, मेज कैसा है? घर्षणहीन है। वेग कितना है? 4 मीटर पर सेकेंड है। और क्या कह रहा है? इसी वेग को बनाए रखने के लिए। इसी वेग को बनाए रखने के लिए का क्या मतलब है? एक्सेलरेशन 0 हो जाए। वेग वो कब बने रहेगा? जब एक्सेलरेशन उसका 0 होगा। एक्सेलरेशन 0 कब होता है?
0 न्यूटन। कोई कैलकुलेशन इसमें नहीं करना, थोड़ा सा अपना ब्रेन लगा करके बना देना है। क्वेश्चन ऐसा है कि देख करके हाँ क्या क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन नहीं है। समझ में आई बात? इसी क्वेश्चन को ऐसे भी लिखा जा सकता था कि एक वस्तु कोई घर्षणहीन क्षैतिज मेज पर नियत वेग से फिसल रहा है, इस वस्तु को इसी वेग से गति बनाए रखने के लिए आवश्यक बल है। तो वहां तो तुम फट से 0 मार देते, यहाँ पे कुछ नंबर लिखा हुआ है तो तुम्हारा थोड़ा सा ही घूम रहा था, जबकि ये कुछ है नहीं। क्योंकि वेग बनाए रखने के लिए बोल रहा है। अब सतह कैसा है? घर्षणहीन है। घर्षणहीन है मतलब कोई बल नहीं लग रहा है कहीं से उस मूविंग बॉडी पर, तो फिर वेग को कांस्टेंट रखने के लिए तुमको 0 फोर्स लगाना पड़ेगा, 0 न्यूटन का फोर्स। उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ो। अपने से करना। ये रॉकेट किस नियम पर कार्य करता है? द्रव्यमान संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, संवेग संरक्षण, वेग संरक्षण। क्या? 2/3 ऊंचाई तक जल से भरा एक टैंकर एक समान चाल से गतिमान है। अचानक ब्रेक लगने पर टैंक में भरा जल कैसा गति से गतिमान है? एक समान चाल से गतिमान है। ठीक है, तो टैंकर में भरा जल ए पीछे की ओर गति करेगा, बी आगे की ओर गति करेगा, सी प्रभावित नहीं होगा, डी ऊपर की ओर उठेगा। एक समान चाल से गतिमान है बाबू। ना पीछे की ओर गति का बात नहीं है। तुम अब ऐसे सोचो थोड़ा सा। कार 100 के स्पीड से एकदम चल रहा है, उसमें बैठे हुए किसी आदमी ने सीट बेल्ट नहीं लगाया है, ना ही कार में एयर बैग है। अचानक से एक ट्रक आगे में पता चला कि कार का लाइट किसी कारण से खराब हुआ, सामने एक ट्रक भी ब्रेक मारे पड़ा हुआ था, उसका भी एक्सीडेंट हुआ था पहले से, उसमें वो कार ने जाकर के हिट कर दिया। तो वो आदमी कहाँ? पीछे की तरफ घुस जाएगा सीट के अंदर, आगे जाएगा शीशा तोड़कर। तो ये जो पानी है ये कहाँ जाएगा? आपके पास एल्यूमिनियम, स्टील तथा लकड़ी से बने समान आकृति तथा समान आयतन के 3 ठोस हैं। इनमें से किसका जड़त्व सबसे अधिक है? याद रखना, इनर्शिया के बारे में तुमको बताए हैं कि इनर्शिया जो होता है, इनर्शिया किसके कारण होता है? तो इनर्शिया के कारण एक फिजिकल प्रॉपर्टी के होने का प्रमाण मिलता है और वो होता है मास। ठीक है ना, द्रव्यमान। तो ऑब्वियस सी बात है कि आयतन अगर समान है, आयतन समान है का क्या मतलब है? आयतन किससे लेना देना होता है? आयतन को लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, है ना। तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई समान है, तो एल्यूमिनियम, स्टील और लकड़ी तीनों में से वजन सबसे ज़्यादा तो स्टील का होगा, इसलिए जड़त्व भी सबसे ज़्यादा स्टील का होगा। ठीक है ना, क्योंकि स्टील का मास सबसे अधिक होगा। विभिन्न पदार्थों रबड़ तथा लोहे के बने 2 समान साइज की बॉल किसी गतिमान रेलगाड़ी के चिकने फर्श पर रखी है। रेलगाड़ी को रोकने के लिए अचानक ब्रेक लगाए गए, क्या बॉल लुढ़कना आरंभ करेंगी? यदि ऐसा है तो किस दिशा में? क्या ये समान चाल से गति करेंगी? अपने उत्तर का कारण लिखिए। आप लिखिएगा 2 सर्वसम, ये दिख रहा है ना ये, तो हाँ वो तो ग्रुप में चला जाएगा, क्वेश्चन सारा ग्रुप में चला जाएगा, चिंता नहीं करना। हाँ ओह इससे कनेक्टेड है ना, इसीलिए अभी देखना वो चिल्लाएगा। देखा चिल्लाया ना। चलो देखो, 2 सर्वसम गोलियों में से एक को हल्की राइफल द्वारा तथा दूसरी को किसी भारी राइफल द्वारा समान बल से दागा गया है। कौन सी राइफल कंधे पर अधिक आघात करेगी और क्यों?
एक ही जैसा गोली है। अब बताओ, एक हल्का राइफल है, एक भारी राइफल है, कंधा पे ज्यादा चोट कौन करेगा? सोचो, थोड़ा सा सोचना है। देखो देखो, मान लेते हैं कि जो मास ऑफ गन है, बंदूक का द्रव्यमान कैपिटल एम मान लें, हाँ, और मास ऑफ बुलेट स्मॉल एम मान लेते हैं। अच्छा, इसका वेलोसिटी कुछ मानोगे ना गन का, तो वी कैपिटल वी मान लेते हैं, ठीक है ना। और इसका वेलोसिटी क्या मान लें तब? स्मॉल वी, है ना। बात तो कुल मिला के यही है कि कैपिटल एम इंटू कैपिटल वी बराबर माइनस स्मॉल एम इंटू स्मॉल वी होना है, क्योंकि दोनों को जुड़ के तो जीरो ही होना है। क्योंकि बंदूक में जब गोली था तो ना बंदूक गति कर रहा था ना गोली गति कर रहा था, तो टोटल मोमेंटम तो जीरो था। तो फिर गोली चलने के बाद भी टोटल मोमेंटम जोड़ के जीरो आना चाहिए। यही तो यहाँ है फंडा। उस हिसाब से ये अगर ज़्यादा होगा, ये तो फिक्स है। इसमें देखो, क्वेश्चन को समान बल से दागा जाता है। अगर समान गोली अगर समान है और समान बल लगेगा तो ये तो सेम रहेगा दोनों हाल में, ये भी सेम रहेगा। या मतलब कि m इंटू वी कॉन्स्टेंट है, m इंटू वी कॉन्स्टेंट है, क्योंकि छोटी गोली भी सर्वसम है। समान बल लगा है तो वेग भी उसके ऊपर एकदम सेम होगा। ये तो कांस्टेंट हो गया ना। अब रहा बात इसमें, हल्का बंदूक है यानी कि स्मॉल एम है, इधर कांस्टेंट है तो भी बढ़ेगा ना। ये अगर m का मान कम है, छोटा है, हल्का बंदूक के लिए क्या होगा? m मान लो 10 kg, ये टोटल है, मान लो कांस्टेंट है 100, मानने के लिए कह रहे हैं। m इंटू वी अगर 100 है तो बंदूक 10 kg का होगा तो वेलोसिटी 10 होगा। लेकिन बंदूक 20 kg का होगा तो वेलोसिटी 5 होगा। 5, 20 गुना 5 तब ना 100 होगा। इधर 100 पुरना चाहिए ना। छोटी गोली का द्रव्यमान फिक्स है, छोटी गोली का वेग भी फिक्स है, तो दोनों मिला करके अगर गुना होकर के 100 है, कांस्टेंट है, तो इधर तो किसी भी हाल में ही दोनों का गुणनफल भी उसी के बराबर होना चाहिए। वही बोले 100 पुरने के लिए अगर बंदूक हल्का है तो बंदूक का रिकॉइल जो आएगा पीछे के तरफ, वो तब यहाँ अगर 10 है तो इसको भी v को तब 10 होना होगा, तब ना 100 के बराबर होगा, तो रिकॉइल तगड़ा आएगा। अगर बंदूक 20 kg का है तो फिर वेलोसिटी 5 का आएगा पीछे के तरफ, तो उसको तो बर्दाश्त किया जा सकता है इजीली। 10 के बजाय 5 को तो बर्दाश्त कर लेगा ना चलाने वाला। अगर बंदूक मान लो कि 25 kg का है तब तो 4 का आएगा। इसीलिए AK-47 वगैरह का जो वजन होता है बहुत ज़्यादा होता है। आई बात समझ में? तो क्या हो जाएगा तब, जल्दी बोलो। तो हल्का राइफल ज़्यादा चोट करेगा, है ना, भारी राइफल कम चोट करेगा। इसलिए आर्मी के पास जो भारी राइफल होता है, अब समझ में आया नहीं तो सोचते थे सबको तब एक ठोक क्या कहते हैं रिवॉल्वर दे करके क्यों नहीं भेज देता है। हाँ, किसी घोड़ा गाड़ी को नियत चाल से चलाने के लिए घोड़े को निरंतर बल लगाना होता है, स्पष्ट कीजिए क्यों। हाँ, निरंतर बल लगाना पड़ता, घोड़ा को बार बार बल लगाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि घोड़ा गाड़ी को एक बार रुका हुआ था चला दिया, अब घोड़ा गाड़ी एक समान गति में चल रहा है, घोड़ा भी जा रहा है गाड़ी भी जा रहा है, ऐसा नहीं है। घोड़ा को हर समय बल का
एहसास होता है कि वो बल लगा रहा है। घोड़ा को हमेशा ताकत लगाना पड़ता है उसको खींचने के लिए। उसका क्या कारण है? तो घर्षण बल कारण है, और क्या कारण है? और कहीं चढ़ैया आ गया तो गुरुत्वाकर्षण भी कारण हो गया। मान लो ऐसे तो घर्षण बल का बात हो रहा है, लेकिन अगर मान लो कि कहीं चढ़ैया आ गया तो इस पे तो आगे अगर घोड़ा है, ठीक है, तो घोड़ा अगर है तो अभी तो इसका फ्रिक्शन भी काम करेगा और धरती का जो गुरुत्वाकर्षण है वो भी काम करेगा, दोनों काम करेगा, ठीक है ना। तो आप लिख दीजिएगा घर्षण के कारण और चढ़ान पर गुरुत्वाकर्षण और घर्षण दोनों के कारण, ठीक है ना। यही है, ये पीपीटी आपको मिल जाएगा घर में बनाने के लिए। मान लीजिए m द्रव्यमान की कोई गेंद, आरंभिक चाल v, m द्रव्यमान की गेंद, आरंभिक चाल v, उसकी चाल निरंतर शून्य होने तक घटती जाती है, ठीक है ना। कोई गेंद को v वेग से फेंका तुम तो निरंतर घटती जाती है। तुम किसी भी बॉल को ऊपर फेंकते हो तो घटते ही जाता है ना, लास्ट में एक पॉइंट पे जाके पहले वो रुकता है तब ना नीचे फिर गिरना शुरू करता है। वही बोल रहा है कि निरंतर शून्य होने तक घटती जाती है। इसके पश्चात गेंद नीचे गिरने लगती है तथा पृथ्वी पर गिरने से पूर्व वह पुनः v चाल प्राप्त कर लेती है। इससे यह ध्वनित होता है कि गेंद का आरंभिक तथा अंतिम संवेग परिमाण में समान है। तथापि यह संवेग संरक्षण का नियम का उदाहरण नहीं है, स्पष्ट कीजिए क्यों। ठीक है, गेंद को फेंका गया कुछ v वेलोसिटी से, ठीक है ना, गेंद को इस तरह से फेंका गया और वो आकर के जमीन पे गिर गया, कोई दिक्कत? इस पॉइंट पर वेलोसिटी उसका 0 हुआ, ठीक है ना। तुमने यहां से फेंका था, इस समय उसका वेलोसिटी v था, और जिस समय ये धरती को हिट करने वाला था उस समय वेलोसिटी v हो गया फिर से। ये सब कुछ हुआ, यहां पर भी इसका संवेग m इंटू v है, ठीक है। यहां पर भी संवेग की बात करो तो m इंटू v है, लेकिन फिर भी ये मोमेंटम कंजर्वेशन का एग्जाम्पल नहीं है। येट इट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल। एक्सप्लेन व्हाई, क्यों? इसका आंसर है बाबू कि मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल हमने पढ़ाया था, और याद करो, अगर वीडियो होता तो फिर से चला देते उसको यहाँ पर, कि मोमेंटम कंजर्वेशन का पहला बात क्या बोले थे? एक स्वतंत्र पृथक निकाय, हाँ, उसमें बाहर से कोई बल काम नहीं करना चाहिए, है या नहीं? ये पहला शर्त था। उसके बाद फिर बात देखो, पहले ही ये कह दिया कि किसी निकाय में अगर बाहरी बल ना लग रहा हो, पृथक हो, पहले तो यही बोल के क्लियर कर दिए हैं बात। तब फिर आगे बात किए कि अगर ऐसा हो तो फिर जो संवेग है हर एक बॉडी का वो जोड़ करके हमेशा कांस्टेंट होगा, वो किसी भी सूरत में नहीं बदलेगा। देखो, संवेग नहीं बदलेगा ये बात तो बाद में किए थे, पहले तो यही बात किए थे कि बाहर से कोई बल नहीं लगना चाहिए। और यहाँ तुम देखो अगर, तो यहाँ पर बाहर का ही बल लग रहा है, धरती बार बार खींच रहा है बॉल को, इसलिए संवेग संरक्षण का सिद्धांत का क्या नियम ये है? तो नहीं है। बात आई समझ में? क्योंकि इसका संवेग तो हमेशा चेंज होते रहा है, संरक्षित भी रहा कहाँ है। ये और बात है कि जिस समय धरती से फेंका गया था mv वेग था, संवेग था, और आके टकरा रहा था उस समय भी mv संवेग है, ये अलग बात है, ठीक ना, ये एक अलग बात है। लेकिन मेन बात हम जो कहना चाह रहे हैं, मेन बात यही है कि इसमें एक तो धरती का गुरुत्वाकर्षण बल लगते रहा इस सिस्टम पर, इसलिए ये सिस्टम ही नहीं हुआ अपने आप में, सिस्टम का परिभाषा में ही नहीं आया, आइसोलेटेड सिस्टम, पृथक निकाय।
क्योंकि मोमेंटम कंजर्वेशन का पहला शर्त ये था कि बाहर से कोई बल पूरे निकाय पर ना लगे। उम्मीद है पूरी बात समझ में आ गई। ठीक है, धन्यवाद समझने के लिए इतना जल्दी। अब देखो आगे 14 नंबर क्वेश्चन है, कंक्रीट के फर्श पर लुढ़कती 50 ग्राम द्रव्यमान के किसी गेंद का, ये मत समझ लेना इस पर लुढ़क रही है, ये अलग चीज है, ये चार्ट है, ठीक ना। जैसे कि क्रिकेट का मैच देखते हो कभी, उसमें बैट्समैन कुछ रन बनाता है, अगर आप इस तरह का बनता है, ऐसा थोड़े कि बैट्समैन इस पे चढ़ चढ़ के रन बना रहा है, वो तो रन बना रहा है, रन का स्कोर उस तरह से बढ़ रहा है, तभी तो अच्छे से दिमाग पकड़ता है हर बात को। टेढ़ा बेड़ा भी बनता है, टीम अगर मान लो कि बीच में खराब खेलने लगा है तो ऐसा भी बनता है। क्या नीचे कैसे आएगा? टोटल रन अगर है तो नीचे कैसे आएगा? नीचे नहीं आएगा, क्योंकि टोटल स्कोर है तो फिर वो तो ऊपर ही रहेगा ना। ऐसा थोड़े है कि निगेटिव रन होता है, गलत शॉट मारा 50 रन कट नीचे आ जाएगा ग्राफ, वैसा नहीं होता है। लेकिन वहाँ तो तुम इस बात को लेते हो ना, उसी तरह से तुमको यहाँ भी लेना पड़ेगा। ये बस एक ग्राफ है, ठीक है। मेरे आँखों में दर्द हो जाता है, मेरा ग्लास कहाँ? कंक्रीट के फर्श पर लुढ़कती 50 ग्राम द्रव्यमान की एक गेंद का वेग समय ग्राफ चित्र 9.1 में दर्शाया गया है। गेंद का त्वरण तथा फर्श द्वारा बॉल पर लगाया गया घर्षण बल प्रकलित कीजिए। गेंद का त्वरण और फर्श द्वारा बॉल पर लगाया गया घर्षण बल प्रकलित कीजिए। फर्श है, उस पर गेंद लुढ़क रहा है, ठीक है। जीरो समय में, मतलब जिस समय तुम देखना शुरू किया, बच्चे ने गेंद को कस के लुढ़काया, तो जीरो समय में उसका वेग 80 मीटर पर सेकेंड था, ठीक है। तो u बराबर 80 मीटर पर सेकेंड, कोई दिक्कत? और v बराबर कितना हो गया है? v बराबर यानी कि अंतिम वेग हो गया आपका 0 मीटर पर सेकेंड। समय कितना लग गया इसमें? 8 सेकेंड लगा है, ठीक है। अगर यहाँ पे तुम उस भाषा में दूसरे भाषा में लिखना चाहते हो तो ऐसे लिखो। 50 मिनट हो गया आपका क्लास शुरू हुए हुए। क्या अरे आप सबको पता है ना कि 5 के पावर -2 बराबर क्या होता है? तो मीटर पर सेकेंड है ना, मीटर बट्टा सेकेंड है ना, तो मीटर सेकेंड इनवर्स लिखा जाता है। हाँ अब समझ में आ गया। चलो ठीक है, छोटा छोटा बात अगर ऐसा आए तो पूछ लो, छोटी बातों के लिए इतना परेशान होना अच्छी बात नहीं है, पूछ लिया करो। देखो यहाँ 8 सेकेंड है ना, तो अगर आप इसको वैसे नहीं लिखना चाहते तो ऐसे लिखिए। कैसे? v बराबर 0 मीटर पर सेकेंड कब हुआ? t2 टाइम पर, t2 टाइम पर 8 सेकेंड है t2 टाइम। t1 टाइम कितना है? 0 सेकेंड। और t1 टाइम पर u बराबर कितना है? 80 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत? अब आप बताओ कि यहाँ एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताएं, v माइनस यू बटा t2 माइनस t1, यही था ना? v2 माइनस v1 बटा t2 माइनस t1। v2 के जगह v है, v1 के जगह u है, तो v कितना है आपका? देखो 0 माइनस u 80, t2 8, t1 0, माइनस 80 बटे 8 यानी कि -10 मीटर पर सेकेंड, -10 मीटर पर सेकेंड आ गया आपका। तो क्या हुआ? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। थैंक यू सो मच। तो ये एक्सेलरेशन निकला है। आपसे क्या मांगा गया है? बल। और ये जो रुका है किसके कारण रुका है? घर्षण के ही कारण रुका है।
तो वही घर्षण बल निकालना है, इसलिए फोर्स बराबर मतलब फ्रिक्शनल फोर्स बराबर घर्षण बल बराबर क्या हो जाएगा, मास गुना एक्सीलरेशन। याद करो न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या था, फोर्स बराबर मास गुना एक्सीलरेशन। लिखाए थे, पढ़ाए थे, समझाए थे। चलो देखो मास कितना है, 50 ग्राम, यानी कि 50/1000 kg गुना -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 1 0 से 1 0 यहाँ कटाओ, 1 0 से 1 0 यहाँ कटाओ, तो 0.5 न्यूटन। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को न्यूटन लिखा जाता है, याद रखना, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को आप सीधा कैपिटल एन लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है बात समझ में आ गया है। 15 नंबर क्वेश्चन, एम द्रव्यमान के किसी ट्रक को एफ बल द्वारा परिचालित किया गया है। यदि अब इस ट्रक पर ट्रक के द्रव्यमान के बराबर द्रव्यमान का कोई पिंड लादा जाता है तथा चालक बल आधा कर दिया जाता है तो द्रव्यमान तो त्वरण में क्या परिवर्तन होगा। देखो भैया, एफ बराबर क्या होता है, मास गुना एक्सीलरेशन, है ना। तो दिस इम्प्लाइज एक्सीलरेशन बराबर एफ बटा एम हो जाएगा। ये स्टार्टिंग स्थिति है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब कहता है ट्रक के द्रव्यमान के बराबर द्रव्यमान का कोई पिंड लादा जाता है। हाँ, ट्रक जितना वजन का है उतने वजन का लोहा लाद देगा। हाँ, ट्रक पे ही होता है, ये सब होता है, याद रखो। तो डाल दिया लोहा उसके ऊपर, ठीक है ना। चालक बल आधा कर दिया जाता है, यानी पहले जितना फोर्स लग रहा था अब फोर्स उतना नहीं लग रहा है, ठीक ना। यानी कि ये तभी का स्थिति था। अब देखो क्या स्थिति है, अब ये स्थिति है कि F का मान यानी कि F2 बराबर अब हो गया है F/2। पहले F लग रहा था ना, अब F/2 लग गया है। मास कितना हो गया है, मास 2m हो गया है। ट्रक के बराबर वजन का लादा गया तो अब दोगुना हो गया ना, यही हुआ है। तो एक्सीलरेशन कितना होगा, एक्सीलरेशन का तो सीधा फॉर्मूला है F2/m2। पहला स्थिति के लिए F/m था, लेकिन जब सब कुछ परिवर्तन हो गया तो अब F से F बदल करके F2 हो गया है फोर्स, मास भी m से बदल के m2 हो गया है। अब देखो यहाँ पर F2 का मान कितना है, F2 का मान F/2, A2 लिख देते हैं, यहाँ ज़्यादा क्लियर रहेगा। A2 बराबर F2/m2। तो थोड़ा और शॉर्ट करते हैं, साइड करो। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, फिर से एक बार दिखाते हैं तुमको, ये सबको भूल जाओ। पहले वाला स्थिति क्या था, पहले वाला स्थिति था कि फोर्स F लग रहा था ट्रक पे, ट्रक का वजन था m, उसमें एक्सीलरेशन हो रहा था a, ठीक है। m को इस पार लेते आए तो F/M बराबर हो गया एक्सीलरेशन, इक्वेशन 1 मान लिए, है ना। इसके बाद की स्थिति ऐसी हुई है कि हम मान लेते हैं कि फोर्स अब F2 लग रहा है, तो पहले वाला फोर्स का बोलता है कि आधा कर देंगे, है ना। मान लेते हैं कि मास अब m2 है, तो बोलता है पहले वाला मास का दोगुना कर दीजिए, ठीक है। हाँ, और अब पूछ रहा है कि अब बताओ एक्सीलरेशन क्या है, तो मान लेते हैं कि अब जो एक्सीलरेशन निकालना है वो a2 है, ठीक है। यहाँ पर भी क्या होगा, F2 बराबर क्या होना चाहिए, m2 × a2 होना चाहिए ना, होना चाहिए। इसको भूल जाओ, अभी फिर से हम शुरू किए क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया है, ठीक से समझो, थोड़ा बड़ा पिक्चर में, बड़े पर्दे पर। F2 का वैल्यू
देखो यहाँ से रखो कैपिटल F/2, M2 का वैल्यू 2 इंटू एम, और इसमें क्या गुना है A2, यही A2 तो निकालना है। दिस इम्प्लाइज 2 इस पार ले जा गुना कर दो, ठीक है, F बराबर 4m A2। दिस इम्प्लाइज ई कैपिटल M को इस पार लाओगे क्या, लाओ, क्या हो जाएगा F बटा कैपिटल M बराबर 4A2। F बाय M समीकरण 1 से क्या लिख दोगे, A लिखोगे, A बराबर 4A2। दिस इम्प्लाइज A2 बराबर A बाय 4। इसका मतलब है कि यह नया वाला जो त्वरण होगा, त्वरण में यही परिवर्तन होगा कि पहले वाले त्वरण का 1/4 त्वरण होगा, नया वाला त्वरण, त्वरण में यही परिवर्तन होगा, पहले वाले त्वरण का 1/4 त्वरण होगा। कोई दिक्कत? बटे 4, पहले अगर 20 मीटर पर सेकंड हो रहा था तो अब पहले 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण हो रहा था तो अब 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण होगा। अरे भैया तुमने वजन को दुगना कर दिया, बल को आधा कर दिया, तो फिर त्वरण भी तो उस हिसाब से कम होगा। कोई दिक्कत है? नहीं ना? आगे बढ़ो। 16 नंबर, 2 मित्र है बाबू, मित्र रोलर स्केटों पर एक दूसरे के सामने 5 मीटर दूरी पर खड़े हैं। रोलर स्केट समझते हो, चक्का वाला जूता, हाँ समझ गया। अब देखा ऐसे समझता है, हमको पता है ना कैसे समझता है। 2 मित्र रोलर स्केटों पर एक दूसरे के सामने 5 मीटर दूरी पर खड़े हैं, एक दूसरे के सामने 5 मीटर दूरी पर खड़े हैं। इनमें से एक 2 kg की गेंद को दूसरे की ओर फेंकता है, जिसे दूसरा अपने स्थान पर ही खड़े हुए लपक लेता है। इस क्रियाकलाप द्वारा दोनों मित्रों की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अपने उत्तर का स्पष्टीकरण कीजिए। देखो 2 मित्र एक दूसरे से रोलर स्केटर पर खड़ा है, इनमें से एक 2 kg की गेंद को दूसरे की ओर फेंकता है, जिसे दूसरा अपने स्थान पर ही खड़े होकर लपक लेता है। इससे दोनों की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? चलो बताओ भैया जल्दी से, क्या प्रभाव पड़ेगा? सोचो थोड़ा सा, हम तब तक पिक्चर बना लेते हैं। सोचो सोचो, इतना बड़ा बड़ा मित्र हो जाएगा, मित्र का मित्र न लग रहा है तो पिताजी लग रहा है। चलिए, एक बात तो आपने बहुत अच्छा कहा, ये जैसे ही फेंकेगा मोमेंटम कंजर्वेशन के प्रिंसिपल के तहत फोर्स पीछे की तरफ लगेगा और ये पीछे खसक जाएगा, बिल्कुल सही। उसके बाद आगे बताओ क्या होगा? ये जो कैच करेगा उसके साथ क्या होगा? ये थोड़ा मोटा है बेचारा, चलो ठीक है। हाँ, ये जो कैच करेगा इसका क्या होगा? हाँ, ये बॉल इस तरफ आ रहा था तो इसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, ये जैसे ही कैच करेगा इधर के डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे से दूर जाएगा, ठीक है, दोनों एक दूसरे के विपरीत जाएगा। आगे देखो, जैसे ही जल की आपूर्ति आरंभ होती है, घास के मैदान में जल का छिड़काव करने वाला यंत्र घूर्णन करने लगता है। इसके कार्य करने का सिद्धांत स्पष्ट कीजिए। स्प्रिंकलर घूमने लगता है तो ठीक है, लेकिन पानी के प्रभाव से वो घूमने लगा। ठीक है, इसको लास्ट में करेंगे।
गति के दूसरे नियम के उपयोग करके बल तथा त्वरण के बीच संबंध व्युत्पन्न कीजिए। बल तथा त्वरण में ये कर चुके हैं हम लोग। गति का दूसरा नियम क्या कहता है? फोर्स बराबर P2 माइनस P1 बटा T, यही होता है ना? P2 माइनस P1 बटा T2 माइनस T1, यही होगा ना? तो m इंटू V2 वेक्टर माइनस m इंटू V1 वेक्टर बटा T2 माइनस T1। दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा? m कॉमन ले लो, तो V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर बटा T2 माइनस T1 बराबर m इंटू ए वेक्टर, यही होगा। तो F बराबर m है, ये प्रूफ किया आपने। कैसे? न्यूटन के गति के दूसरे नियम से। न्यूटन का गति का दूसरा नियम क्या कहता है? बल हमेशा संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है ना? और उसी के आगे फिर डिराइव किया गया था कि बल हमेशा संवेग परिवर्तन के दर के बराबर होता है, समय के सापेक्ष संवेग परिवर्तन के दर के बराबर होता है। तो उस आधार पे F बराबर ma आपका आया। कोई दिक्कत है? सो ये है F बराबर ma। अब क्या कहता है? 10 किलोग्राम द्रव्यमान की मास कितना है? 10 ग्राम है, किलोग्राम नहीं है। 10 ग्राम है, मतलब कि 10 बटा 1000 कर लो और केजी लिखो, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना रहे। जो समस्या जब आए उसी समय उसका निदान हो जाना चाहिए। तुम ये सोचोगे कि अभी ग्राम लिखते हैं, बाद में उसको केजी में बदलेंगे, वो पक्का है कि बाद में गलती करके आओगे। इसलिए बेटर है ग्राम में है तो अपने कॉपी में उतारते हो, उसी समय उसको केजी में कन्वर्ट कर दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। आगे क्या है? वेग कितना है? वेग है उसका, बोलो ना जी, 10 के पावर 3 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 1000 मीटर पर सेकेंड। ये तो जरूर कोई गोली है, हाँ गोली ही है, गतिमान कोई गोली। रेत के बोरी से टकरा कर उसमें 5 सेंटीमीटर अंदर धंस जाती है, यानी कि S बराबर 5 सेंटीमीटर है ना, बटे 100 करके इसको मीटर लिखो। कोई दिक्कत? और इसमें जो है ना एक हमसे मिस्टेक हो गया है, उसके लिए परेशान मत होना। यहाँ पर u लिखना चाहिए हमें। u इसलिए लिखना चाहिए कि ये इनिशियल वेलोसिटी है, प्रारंभिक वेग है इतना। अंतिम वेग तो इसका 0 हो गया है, क्योंकि धंस करके वो रुक गया, धंस जाती है। अब आपको निकालना है कि रेत का बोरी वो बुलेट पर कितना फोर्स लगाया। आखिर फोर्स लगाया तब ना बुलेट रुक गया है, नहीं तो फिर रुका कैसे? बुलेट भी बोरी पर फोर्स लगाया, बोरी भी बुलेट पे फोर्स लगाया, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसीलिए रेत के बोरी में धंस करके गोली रुक गया। आपको बताना है कि फोर्स कितना लगा। देखो हम आपको क्वेश्चन कैलकुलेट करके पूरा देने वाले नहीं हैं इसमें, ठीक है ना, आपको लेकिन रास्ता बता देंगे और बहुत इजी हो जाएगा तब बनाना। देखो यहाँ पर सब कुछ दे दिया है आपको, u v s दिया हुआ है, तो आप सबको पता है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as, ऐसा होता है क्या? फॉर्मूला होता है ना। तो ये फॉर्मूला पहले प्रूव हो चुका है, इसके ऊपर ढेर सारा प्रॉब्लम हुआ है। तो a बराबर लिख लेना v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बटा 2s, a का मान निकलेगा, बाकी सब चीज दिया हुआ है, a का मान निकल जाएगा। बोलो ना, हाँ निकल जाएगा, a का मान निकल जाएगा, तो F बराबर ma से फोर्स का भी मान निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। 19 नंबर, गति के दूसरे नियम का उपयोग करके बल का मात्रक उत्पन्न कीजिए। 5 न्यूटन का कोई बल द्रव्यमान m1 पर कार्य करके उसमें 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण या तथा द्रव्यमान m2 पर कार्य करके उसमें 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। यदि दोनों द्रव्यमानों को बांध दे तो यही बल कितना त्वरण उत्पन्न करेगा। तो देखो क्या है इसमें, 5 न्यूटन का कोई बल है, ठीक है,
वो m1 द्रव्यमान पर जब लगता है तो त्वरण कितना पैदा होता है, 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, है ना। अभी पैसे नहीं है, ले लो, पैसा दिया जाएगा कभी। खोलो न पहले, गेट खोलो न। हाँ लेंगे लेंगे लेंगे, दीजिए दीजिए दीजिए, गैलन दीजिए, पानी भरेगा। ले लो ना भाई, पानी नहीं पिएंगे तो जिंदा कैसे रहेंगे, पैसा दिया जाएगा उसको कभी। गवर्नमेंट बोलती है 3-4 महीना जो है ना बिना पानी का जी लीजिए, उसके बाद सैलरी भेज देंगे, तो उसी तरह से जीना पड़ता है। 5 न्यूटन इक्वल्स m1 × 8, है ना। और क्या है, दूसरा बात क्या हो जाता है, 5 न्यूटन बराबर m2 × 24, समीकरण 2 यही है ना। हाँ, m1 का मान कितना निकलेगा, m1 निकाल दो ना भैया, 8/5 ना निकलेगा। m2 का मान कितना निकलेगा, 24 अरे उल्टा लिख दिए हैं क्या, उल्टा लिख दिए हैं, उल्टा नहीं हो गया, अभी भी नहीं लग रहा तुम लोग को। देखो यहाँ 5/8 होगा, 8 आगे यहाँ भागा लगेगा, यहाँ पर 5/24 होगा, m1 + m2 कर देना, m1 + m2 कर देना, और कहाँ है n बाबू, गजब हाल है। चलो देखो यहाँ 5/8 जोड़ 5/24 हो जाएगा, चूंकि F बराबर ma यही होता है ना। F का मान 5 न्यूटन फिक्स है, m का मान आपका अभी तुरंत आप निकाले हैं, 5/24 जोड़ 5/8 गुना a, इसको पूरा कैलकुलेट करके ला के 5 में भगा दे देना, ये निकल जाएगा। यही तुमसे मांगा है। 20 नंबर क्वेश्चन आपके भरोसे छोड़ते हैं, क्योंकि कुछ है ही नहीं। संवेग क्या है इसका SI मात्रक लिखिए, संवेग के पदों में बल की व्याख्या कीजिए, निम्नलिखित का ग्राफीय निरूपण कीजिए, ये सब आप अपने से कीजिए, हमारे लिए इसमें कुछ भी नहीं है। और इसी प्रकार से ये सभा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद। 17 नंबर, चलो ठीक है, देख लो उसको भी। घास के मैदान में जल का छिड़काव करने वाला यंत्र घूर्णन करने लगता है, इसके कार्य करने का सिद्धांत स्पष्ट कीजिए। तो इसमें देखो होता क्या है, घूर्णन जो करता है उसमें संवेग संरक्षण का सिद्धांत काम करता है, ठीक है ना। उसमें कुछ उस तरह से उसका जो छेदा होता है ना उसमें किया हुआ, वो कुछ इस तरह से किया हुआ रहता है कि एक तरफ से निकलेगा तो संवेग संरक्षण के कारण दूसरी तरफ वो घूमेगा, और फिर वो उस तरह से छेदा सारा किया हुआ रहता है कि एक बार घूमना शुरू हो जाए तो वो घूमते रहता है, उसमें कोई मोटर नहीं लगा रहता है, वो पानी के निकलने से ही घूमता है। आई बात समझ। तो वो संवेग संरक्षण का सिद्धांत वहां पर काम करता है, ठीक है। कैसे करता है, क्या करता है, यूट्यूब पे जाकर के अब उसका एनिमेशन देखो तो थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा। हर बात हम ही से मत पूछो, टाइम बहुत हो गया है। तो क्लास यहीं समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।